हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुजल सोनी क्लासेस में। तो बच्चों आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 11। ओके बच्चों, वर्कशीट नंबर 11 करने जा रहे हैं। क्लास 8 का है सामाजिक विज्ञान। ओके बच्चों, तो आइए अब हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना नाम भर लेना है, यहाँ पे नाम भरना है और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम भर लेना है। ठीक है बच्चों, ये 2 नवंबर 2020 का है। ओके बच्चों, तो आइए अब हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान वर्कशीट है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी वर्कशीट है। तो इस वर्कशीट को पूरा देखिएगा। अगर ये वर्कशीट अगर आप आगे बढ़ा दीजिएगा, सीधा आंसर देखिएगा, तो आपको आंसर भी कुछ समझ में नहीं आएगा। और एक बार और बता देना चाहता हूँ मैं कि ये जो वर्कशीट है, आप इसी वर्कशीट से आपका भी पेपर है वो इसी वर्कशीट से आएगा। तो इस वर्कशीट को पूरा देखिएगा, तो तभी आपका जो मार्क्स है अच्छे आ पाएंगे पेपर में। ठीक है बच्चों, तो इस वर्कशीट को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ज़्यादा टाइम का नहीं है, बस 10 मिनट का होगा, 10 से 12 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आइए हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया मुग़ल बादशाहों के बारे में कि जब इंडिया में क्या हुआ था, कैसे गुलाम हो गए, इंडिया जो था वो गुलाम कैसे हो गया था, सारी चीज़ें इसमें इस वीडियो में आपको डिटेल से मैं बताऊंगा। तो जैसे भी आपका वर्कशीट है, तो अगर आपने ये फर्स्ट वाला वर्कशीट नहीं देखा, जो सेकंड वाला इंग्लिश का है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो को बिल्कुल एंड कर लीजिए। जब आप वीडियो का एंड खत्म कीजिएगा तो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, चैनल पे आपको ये अपलोड मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने इसका वर्कशीट अपलोड कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पढ़ते हैं। मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। मुग़ल बादशाहों में कौन था आखिरी बादशाह, शक्तिशाली बादशाह कौन था? औरंगजेब, मुग़ल बादशाहों में। ठीक है बच्चों, तो ये बताएगा सबसे पहला पॉइंट। फिर इसके बाद है 1707 में उनकी मृत्यु के बाद सारे सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। मतलब जो और सूबेदार थे वो उन्होंने क्या किया, अपनी रियासतें कायम कर ली। ठीक है, मतलब वहाँ पे अपना अधिकार बना लिया। ठीक है बच्चों, फिर इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक शिक्षित पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। मतलब 18वीं सदी जब हुई थी, तब क्या होने लगा, अंग्रेज़ आने लगे इंडिया में। ठीक है, वो क्यों आए थे? काम करने आए थे, यहाँ पे फैक्ट्री बनाने आए थे। ठीक है बच्चों, तो वो धीरे धीरे यहाँ पे कब्जा कर लिए। वो कैसे कि एक छोटी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत में आकर, देखिए एक छोटा सा व्यापारी कंपनी आया था, जो धीरे धीरे वे इस देश को नीति निर्धारक बन गया, मतलब इस देश को चलाने वाला ही बन गया। ये कैसे संभव हुआ, आइए देखते हैं। तो ये कैसे बना, तो इस वर्कशीट में आपको बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1600 ईस्वी। देखिए बच्चों, यहाँ पे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये नाम याद रखिएगा। 1600 ईस्वी में सबसे पहली कंपनी आई थी इंग्लैंड से। ठीक है बच्चों, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है बच्चों, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी कौन थी? इंग्लैंड की महारानी एलिज़ाबेथ। ठीक है बच्चों, एलिज़ाबेथ। ठीक है बच्चों, तो प्रथम से पूर्व में व्यापार का चार्टर के बाद क्या हासिल किया, मतलब वहाँ पे जो पूरब जो साइड है, इंडिया का जो पूरब साइड है, तो उसी के साइड क्या किया, इसने अपना काम बनाना शुरू किया। मतलब अपनी फैक्ट्री है, जो उद्योग है, उसने वहाँ पे निर्माण किया, वहाँ पे उसने अपना उद्योग बनाया। ठीक है बच्चों, तो इसके अनुसार कंपनियों को पूरब में व्यापार का एकाधिकार मिल गया। ठीक है, तो उस रानी के अनुसार वहाँ पे कंपनियों को क्या मिल गया, एकाधिकार मिल गया कि यहाँ पे अब मैं ही बना सकता हूँ और कोई कंपनी यहाँ पे नहीं आ सकती है, ना यहाँ पे कोई और कंपनी अपना वस्तु बना सकती है या बेच सकती है। ठीक है, तो यानी क्या हुआ, इंग्लैंड का कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं छोड़ सकती। मतलब यहाँ पे देखिए लिख रखा है, कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती, मतलब उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकती यहाँ पर आके, क्योंकि अब उनका राज हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी बस वहाँ पे बना सकती है। मैंने जैसे कि आपको बताया, इसके द्वारा कंपनी समुद्र पर जाकर, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके द्वारा कंपनी समुद्र पर जाकर नए इलाकों
को खंगाल सकती थी। मतलब अपना जो वहाँ पे था, वहाँ पे जो इलाके जो समुद्र के थे, तो वहाँ पे अपने अपने नए नए कंपनी क्या कर सकते थे, खंगाल सकते थे, ढूंढ सकते थे। ठीक है बच्चों, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें क्या कर सकते थे, खरीद सकते थे और उन्हें यूरोप में जाकर, ये तो आए थे इंग्लैंड से, मतलब यूरोप भी है, इंग्लैंड के पास ही यूरोप है जिसमें बहुत सारे देश आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे 2 3 4 5 देशों का मतलब मिक्सचर ही होता है, बहुत सारे देश जो आप वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत सारे देश है, 3 4 ऐसे ऐसे। तो मान लीजिए ये सब बहुत सारे देश हैं। ठीक है, तो अभी इसी पूरे यहाँ से यहाँ तक एरिया को कह दिया गया है यूरोप। ठीक है बच्चों, तो जो इंडिया में जिसने राज किया था उसका नाम था इंग्लैंड। इंग्लैंड वालों ने राज किया था इंग्लैंड पे, ठीक है, इंडिया पे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बहुत से और थे, जैसे कि यहाँ पे फ्रांस था, ठीक है बच्चों, डच था, तो यहाँ पे बहुत सारे और देश भी थे, पुर्तगाल थे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है जो क्या करते थे, यहाँ पे खरीदते थे और यूरोप में जाकर क्या करते थे, ऊंची कीमतों पर बेचकर मुनाफा कमाते थे, बेचते थे और पैसे कमाते थे। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है, लेकिन यह शाही दस्तावेज यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोप ताकतों फ्रांस, डच, पुर्तगाल को पूरब बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। तो ये क्या था, पूरब में उन सारे जो फ्रांस और डच के जो पुर्तगाल के लोग थे, तो उसको क्या कहाँ नहीं आने से रोक सकता था बच्चों, यहाँ पे कहाँ पे आने में नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे देखिए लिख रखा है पूरब में आने में। ठीक है बच्चों, पूरब के बाज़ारों में आने से रोक नहीं सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका में कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुँचते थे, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया। मतलब जब तक क्या करके अफ्रीका से गुजरते हुए जब तक हिंद महासागर भारत पहुंचते थे, तब तक क्या कर लेते थे, ये जो पुर्तगालियों के लोग थे कि कहाँ पे पहुंच जाते थे, गोवा पर पहुंच जाते थे। ठीक है बच्चों, तो ये बस पॉइंट है, ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़ों और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की ज़बरदस्त मांग थी। यहाँ पे जो यूरोप के लोग आए थे वो क्यों आए थे, मसाले का व्यापार करने के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए मसाले, सारे मसाले से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे व्यापार करने आए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिख रखा है, सभी यूरोप कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। मतलब जो बहुत सारी कंपनियां आने लगी, तो वहाँ अब तो एक कंपनी नहीं रही, अब तो बहुत सारी 3 4, मान लीजिए 3 4 कंपनी हो गई। तो अब तो पहले एक कंपनी के पास ही 100 रुपये जाता था, पर अब क्या हो गया, अब के सबके पास 25 ऐसे, मतलब कुछ सबके पास जाने लगा। तो अब मुनाफा क्या होने लगा, घटने लगा। ठीक है बच्चों, मुनाफा घटने लगा। तो इसके बाद है क्या, बाज़ारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू कर दी। बहुत सारी कंपनियां क्या करने लगी, फिर धीरे धीरे लड़ाइयाँ करने लगी एक दूसरे से। फिर धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। मतलब अपने जो, मान लीजिए ये यहाँ पे एक फर्म है, मतलब एक उद्योग है, यहाँ पे एक उद्योग है, तो इन्होंने अपना यहाँ तक अपना शासन कर लिया, यहाँ से यहाँ तक इसने कर लिया, यहाँ से यहाँ तक अपना शासन कर लिया, यहाँ से यहाँ तक इसने कर लिया। मतलब कि मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मैं इधर जाके अपना सामान जो माल है वो बेच नहीं सकता, ना खरीद सकता हूँ, और मैं यहाँ पर बेचता हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मैं इधर जाके नहीं बेच सकता, या फिर इधर नहीं जाके बेच सकता, या इधर नहीं जाके बेच सकता। ठीक है, तो उन्होंने अपना एक जगह बना लिया। तो इसी तरह यहाँ पे आपको बताया गया, किलेबंदी करनी शुरू कर दी। ठीक है, इस कारण से उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा। फिर मतलब जो उनके राज्य से भी थे, धीरे धीरे होने लगा। ठीक है बच्चों, तो ये राज्य में भी होने लगा। फिर उसके बाद मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारी कंपनियों पहले से ही दुखी थे। ठीक है, तो फिर ये राज्य में हो गया। फिर पूरे जो राजा थे वो भी इसी तरह तहलका मच गया। बहुत सारे पहले, अब धीरे धीरे फिर राजा भी ख़त्म होते जा रहे थे इसके कारण। तो वहाँ पे जब हुआ था तब तक राजा भी सारे ख़त्म हो चुके थे। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, जो सबसे लास्ट राजा था वो भी औरंगजेब, यहाँ पे बताया गया वो आखिरी बादशाह थे। कौन से शक्तिशाली बादशाह, जो 1707 में ही डेथ हो गई थी उनकी, वो मर गए थे। ठीक है, तो यही बताया गया। फिर उसके बाद है यहाँ पे देखिए एक और अगला पॉइंट है, 1600 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लैंड फैक्ट्री शुरू हुई, जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1651 ईस्वी में। ठीक है, जो पहली
कौन सी नदी, हुगली नदी के किनारे इंग्लैंड फैक्ट्री शुरू हुई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको सारा सामान जो क्या था इकट्ठा किया जाता था। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदेगारों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने वाले के लिए प्रेरित किया। मतलब जैसे जैसे व्यापार जो था वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा। ठीक है, तो जैसे व्यापार बढ़ने लगा तो लोग व्यापार करने के लिए प्रेरित करते गए, फिर धीरे धीरे इतना हुआ, फिर इतना हो गया, फिर धीरे धीरे और बढ़ता गया ये व्यापार। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बताया गया, किसके उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबे को देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे किसके बताया गया, बंगाल के सूबे को। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनियों के सौदेगार और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया गया। ठीक है, जो सौदेगार थे उसको फैक्ट्रियों के पास आसपास बसने के लिए प्रेरित किया गया। 1696 के ओते ओत अपने कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। मतलब 1696 तक क्या था, यहाँ पे मान लीजिए एक फर्म था, मतलब एक कंपनी थी, तो इसने क्या किया, यहाँ पे बड़े बड़े किले बनाना शुरू कर दिए, बहुत सारे बड़े बड़े महल बनाने शुरू कर लिए। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे बताया गया ये। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, और 1698 के मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, 1698 में मुगल अफसर जो थे उसको क्या कर दिया, रिश्वत दे दिया, घूस दे दिया, जिससे वो कितने गांव की जिम्मेदारी ले लिए, 3 गांव की जिम्मेदारी ले लिए, जिसमें एक गांव कालीकाता था। ठीक है, और दूसरा कलकत्ता, जो बाद में कालीकाता था, जो बाद में क्या हो गया, कलकत्ता बन गया। ठीक है, जिसे अब कोलकाता कहा जाता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद कंपनी ने इस मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। मतलब यहाँ पे उसने मुगल बादशाह से जो घूस देके, मतलब पैसे रिश्वत देके खरीदा था, तो अब यहाँ पे क्या कर सकता था, वो बिना टैक्स दिए अपना सामान बेच सकता था, ला सकता था, जा सकता था, कहीं भी कुछ भी कर सकता था। अब इसको क्या करना, शुल्क नहीं देना पड़ता था। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है, हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनियों को मिला था, ना कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए, लेकिन उन्होंने फिर शुल्क चुकाने को इकरार कर दिया। मतलब ये तो किसको मिला था शुल्क, जो मतलब टैक्स जो कौन ना चुकाए, कंपनी को मिला था। पर ये क्या लगे, जो अफसर थे, निजी अफसर थे जो वहाँ पे काम करते थे, वो भी अपना जो उसका शुल्क होता था, जो टैक्स होता था, वो भी अब धीरे धीरे मना करने लगे, इनकार कर दिया कि अब हम भी नहीं देंगे। तो इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। मतलब फिर वहाँ से जो सरकार को था, वहाँ पे जो राजा था, उसको बहुत ही कम टैक्स मिलने लगा धीरे धीरे। नतीजा ये हुआ कि बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया। ठीक है, तो फिर क्या किया, मुर्शिद कुली खान ने इसका क्या किया, विरोध किया। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब देखते हैं ये जो आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा मिला था, देखिए बताता हूँ मैं। यहाँ पे आपको लिख रखा है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए सबसे पहले, ये देखिए यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यहाँ पे बता रखा है सबसे पहले में। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाले लाइन में बता रखा है, ये वाले पॉइंट में। तो आप यहाँ पे कहाँ से भर सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए, यानी इंग्लैंड की कोई कंपनी इस इलाके में नहीं आकर, यहाँ से यहाँ तक आप कर सकते हैं। 2-3 लाइन यहाँ पे भर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ से पूरा, अगर आप पूरा भरना चाहते हैं तो ये वाला पॉइंट पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद यूरोप व्यापारी भारत के किन वस्तुओं को यूरोप में लेकर जाकर बेचना चाहते थे, धीरे धीरे मुनाफा कम क्यों होने लगा। तो यहाँ पे देखिए किन किन सामानों को वो बेचना चाहते थे। तो ये देखिए, यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने सूती कपड़े, रेशम कपड़े, यहाँ पे मिर्च, ये सब सारी चीज़ें जाकर यहाँ पे बेचने लगे। ठीक है, फिर सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत क्या होने लगी, बढ़ने लगी, और मुनाफा क्या होने लगा, घटने लगा। तो ये 2 पॉइंट लिखना आपको, दूसरे का आंसर। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या है, बंगाल के नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध क्यों शुरू कर दिया। तो यहाँ पे देखिए बंगाल के नवाब, तो यहाँ पे बंगाल के नवाब ये थे मुर्शिद कुली ने। तो क्या किया था, यहाँ पे इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। तो ये देखिए ये वाला पॉइंट था, ये वाला, तो आप ये भी पूरा कर दीजिएगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 2 ही लाइन का, तो आप ये भी कर दीजिएगा पूरा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप छोटे में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, बंगाल में
राजस्व मतलब होता है जो उधार होता है वो वसूली बहुत कम होने लगी। ठीक है बच्चों, लायबिलिटी होता है। फिर उसके बाद है किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार किस प्रकार अपने जीवन को प्रभावित कर सकता है, अपने जीवन के किसी उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। तो इसका आंसर आप खुद भी लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है, मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों अब इसका आंसर क्या भर सकते हैं, इसका आंसर भी आपको यहीं पे दे रखा है सबसे पहले वाले में। तो यहाँ पे देखिए अगर क्या क्या रखा है यहाँ पे, आपको अपने अनुसार भरना है। किसी भी क्षेत्र में क्या हो जाए, एकाधिकार मतलब एक ही आदमी का राज हो जाए तो क्या हो सकता है, वो अब राजा बन जाएगा, धीरे धीरे सब पे हुकूमत चलाएगा, टैक्स वैक्स नहीं देगा जितने भी टैक्स होते थे। तो ये वाला जो यहाँ पे देखिए एकाधिकार के बारे में लिख रखा है यहाँ पे, तो आप ये वाला जो लाइन है वो आप कर सकते हैं, पूरा भर सकते हैं। तो आप ये लिख दीजिएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको ज़्यादा पेज में लिखना है तो आप पूरा ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एकाधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड में देखिए अगर एकाधिकार मिल जाएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे बताया गया। तो आप ये पूरा भर सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर एकाधिकार मिल जाएगा तो हम लोग टैक्स नहीं पे करेंगे, अपने वस्तुओं को कम दाम में बेचेंगे, दूसरे वस्तुओं को ज़्यादा दाम में बेचेंगे, इधर से उधर करने में, मान लीजिए एक सामान को खरीदने में बेचने में ज़्यादा टैक्स लेंगे लोगों से, और कम वस्तु अपने यहाँ पे कम दामों में खरीद कर दूसरे देशों में क्या ज़्यादा दामों में बेचेंगे और मुनाफा कमा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है, तो इस तरह आपको ये लिख देना, ठीक है, बहुत ही आसान है। बस आपको यहीं पे बस पूरा पॉइंट इसी तरह लिख देना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर आपको ये वर्कशीट अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे मज़ेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो बच्चों अब मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये इंग्लिश वाला वर्कशीट देखना है तो यहाँ पे आपको एक इंग्लिश का जो वर्कशीट शो हो रहा है, यहाँ पे आपने पहले भी देखा होगा, यहाँ पे एक जो वीडियो शो हो रहे हैं यहाँ पे 3-4, तो आप इसको पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो वीडियो शो हो रहा है यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक वीडियो शो रहा होगा, यहाँ पे शो रहा होगा, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का यहाँ पे एक बेल आइकन आ रहा है हमारे चैनल का लोगो यहाँ पे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये जो तीनों वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक है।